स्वागत है इंदौर गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको लेकर के चलेंगे गुरुकुल के युवा सांसदों की बैठक में। धन्यवाद स्पीकर महोदय। श्रीमान समर सिंह जी जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, अब शपथ ग्रहण करेंगे अथवा प्रतिज्ञा करेंगे। श्रीमान समर सिंह जी। महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञा करेंगे? आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहेंगे? मैं समर्थ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण करूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। जो आसाम के जोरहाट संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, अब आप शपथ ग्रहण एवं प्रतिज्ञा करने आएंगे। श्रीमान सुख मिश्रा जी। महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञा करेंगे? मैं शपथ ग्रहण करूंगा। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहेंगे? हिंदी में। मैं सुख मिश्रा युवा सांसद का सदस्य होने के नाते यह शपथ लेता हूँ कि मैं अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा और एवं ईमानदारी से करूंगा। जो पंजाब के गुरदास शहर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, अब आप शपथ ग्रहण में आगे आएंगे। श्रीमान, आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञा करेंगे? मैं शपथ ग्रहण करूंगा। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहेंगे? इंग्लिश। I, Krishna Patidar, do solemnly affirm or swear that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for this union, and that I will do the right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or I will. खबर है कि रतन टाटा जी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है। रतन टाटा जी एक महान उद्योगपति, परोपकारी और देशभक्त थे। उनका जीवन और कार्य हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनकी उपलब्धियों और योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी विरासत हमें आगे बढ़ने और देश की सेवा करने के लिए प्रेरित करती है। रतन टाटा जी को हमारी श्रद्धांजलि और उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। मैं निवेदन करूँगी अपने आदरणीय प्रधानमंत्री से कि वो भी उनके जीवन परिचय पर कुछ प्रकाश डालें। Respected dignitaries, teachers and friends, today I am honored to speak about Sir Ratan Tata sir, a name synonymous with excellence, humility and service. As the former chairman of the Tata Group, he turned the company into a global powerhouse, acquiring iconic brands like Jaguar, Tetley, but beyond his legacy and philanthropy, Sir Ratan Tata sir has donated the majority of his wealth to causes like education, healthcare and rural development, silently shaping the future of our nation. In his own words, I don't believe in taking the right decision. I take decisions and then make them right. This embodies his confidence and resilience quality we all should strive for. Sir Ratan Tata sir is not just a leader, but a role model, a true nation builder. Let us take inspiration from his life and strive to make a difference in our country. ओमकार, ऊर्जा मंत्री जलपेश, खाद्य मंत्री शुभ, रक्षा मंत्री समर्थ सिंह, रेल मंत्री कृष्णा पाटीदार, कृषि मंत्री आशुतोष साहू और कानून मंत्री सक्षम वैश्य और महिला बाल विकास मंत्री राघव, रोड मंत्री हेमंत और प्रधानमंत्री
महासचिव जी, आज का एजेंडा और प्रश्नों की सूची वितरित की जाए। अब प्रश्न संख्या 6, अतुल बेरा अपना प्रश्न पूछे। मैं अध्यक्ष महोदय जी के माध्यम से रेल मंत्री से यह प्रश्न करना चाहूँगा। प्रश्नों के उपरांत मैं एक रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ। 1 जुलाई 2020 को रेल मंत्रालय ने 109 जोड़ी मार्गों पर 151 निजी रेलगाड़ियों के संचालन की घोषणा की। रेलवे ने प्राइवेट सेक्टर की मदद से चलाई जाने वाली ट्रेनों के लिए टाइमलाइन तय की। इसके तहत 2023 में प्राइवेट ट्रेनों का पहला सेट आएगा और 2027 तक 151 सारे। भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन हबीबगंज, जिसे अब रानी कमलापति के नाम से जाना जाता है, शुक्रवार 2 जून 2023 की शाम करीब 7 बजे 3 ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा उड़ीसा के बहानगर बाजार स्टेशन के पास हुआ, जिसमें 237 लोगों की मृत्यु हुई तथा 900 लोग घायल हुए। वर्ष 2019 से लेकर वर्ष 2022 तक कुल 236 जानवर ट्रेन के नीचे चपेट में आ गए, जिसमें 40 हाथी व अनगिनत गाय थी। बिहार से गुजरात जाने वाली ट्रेन जिसमें भीड़ होने के कारण 4 लोगों की मृत्यु हुई। घटना और रेलवे विफलताएं जैसे यांत्रिक विफलता के मुख्य कारण क्या है और ये मृत्यु दर बुनियादी ढांचे को किस प्रकार नुकसान पहुंचा रहे हैं? रेल मंत्री इसका जवाब दें। मैं माननीय स्पीकर जी के माध्यम से यह बताना चाह रहा हूँ। आप रेल दुर्घटना की बात कर रहे हैं, तो हम आपको ये बताएं कि यूपी में एक्सीडेंट की जो रेट है वो हमने 70% से घटाई है और पूरे भारतवर्ष में हमने जो दुर्घटना हो रही है, रेलवे दुर्घटना, उसकी जो एक्सीडेंट रेट है उसे 49% तक घटाया है। एवं हम महिला सुरक्षा पर भी ध्यान दे रहे हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरास, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम और महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेपरेट कोचेस और वुमेन सिक्योरिटी के लिए गार्ड्स दौरे पर रहते हैं। इसके अलावा इंडियन रेलवेज होल्ड्स द 4th पोजीशन अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क्स। और हम कंफर्ट देने के लिए लग्जरी ट्रेन जैसे कि लाइक महाराजा एक्सप्रेस, दार्जिलिंग क्वीन, विच प्रोवाइड अ फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस टू द यूजर्स। और इसके अलावा जो हावड़ा जंक्शन है वो भारत का सबसे बड़ा जंक्शन है, जिसमें 23 प्लेटफॉर्म है। और इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा आपको, रेल मंत्री के कार्य रेलवे के लिए बजट का आवंटन और प्रबंध करवाया गया है। उसके अलावा आंतरिक राजस्व को 2600 करोड़ का देश को लाभ करवाया गया है रेलवे के द्वारा। अब मैं माननीय स्पीकर जी के माध्यम से अतुल मेहरा जी से प्रश्न पूछता हूँ कि क्या उनके और प्रश्न हैं। कई पालतू जानवर जैसे गौ माता, हाथी को बचाने के लिए आपने क्या किया? आपने ट्रेन में भीड़ भाड़ बिना टिकट से सफर करने वाले लोगों को रोकने के लिए क्या किया? अब बात रही वो गाय की दुर्घटना की, तो उसे हमने अभी मैंने बताया कि 70% से उसका हमने रेट घटाया है। और इसके अलावा हम नए नए प्रोजेक्ट्स जैसे कि अहमदाबाद से लेकर मुंबई तक बुलेट ट्रेन भी स्थापित करने जा रहे हैं जल्दी, जो कुछ ही मिनटों में हमें पूरा सफर तय करवा सकती है। अब मेरा आखिरी प्रश्न, जैसा आप सभी जानते हैं हमारे देश में गरीबी बहुत ज़्यादा है और ट्रेन की स्लीपर एसी के टिकट हर कोई खरीद नहीं सकता, जिसके कारण जनरल बोगीज में लोग सफ़र करते हैं और वो भी ट्रेन के आखिरी डब्बों में, जिसमें दुर्घटना होने पर उनकी जान जाने की आशंका सबसे ज़्यादा है। तो आपने जनरल बोगी ट्रेन में क्यों नहीं बढ़ाई और साथ ही साथ उनको बीच में क्यों नहीं रखा गया? जो आपका सवाल है
उसमें हमने जो जनरल डब्बों की संख्या है वो अवश्य बढ़ाई गई है। इसके अलावा बहुत सारी जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा भी रहता है उनके लिए कई हमने कार्ड भी बनाए हैं, रेलवे कार्ड, जिससे वो कम पैसों में अधिक दूरी तय कर सकते हैं। आप रेलवेज को प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि रेलवे ही वो साइट था जो सबसे ज्यादा नौकरियां देता था हमारे देश के बेरोजगारों को, और वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट देने के कारण धीरे धीरे कम हो रहा है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जो आपने कहा प्राइवेट सेक्टर की तरफ क्यों जा रही है रेलवेज, उसका सीधा सा कारण है देश को लाभ। प्राइवेट सेक्टर में प्रवेश करने के की वजह से ही हमारे देश को 2600 करोड़ का लाभ हुआ है, जो हमारे देश के लिए सही है। और आज भी जो लोको पायलट वगैरह और टिकट कलेक्टर होते हैं वो भी उनकी भी जो एम्प्लॉयमेंट करवाई जाती है। लेकिन इससे वो लोग भी तो वंचित रह जा रहे हैं जिनके जो बेरोजगार हैं, उनका क्या? देखिए, रेलवे में अगर आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो उसके लिए बहुत सारी एग्ज़ाम्स क्लियर करनी पड़ती है, उसके लिए हाईली एजुकेटेड रहना पड़ता है। अगर आप हाईली एजुकेटेड है उस एग्ज़ाम के लिए तो आप रेलवे में आप एम्प्लॉय हो सकते हैं। मैं अध्यक्ष महोदय की मदद से ऊर्जा मंत्री के लिए ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि देश में ऊर्जा की सुरक्षा के लिए सरकार की क्या योजना है? ऊर्जा मंत्री जलकेश देशमुख, इसका जवाब दीजिए। ऊर्जा को बचाने के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए बहुत सारे जो भी वर्कर्स थे उनको और बढ़ा दिया गया है। और प्रश्न संख्या 5, साईं पटेल, साईं राज देवकर, अपना प्रश्न रखिए। मैं स्पीकर महोदय के माध्यम से रक्षा मंत्री से ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि देश की न्यूक्लियर एनर्जी मतलब न्यूक्लियर पॉइंट 22 है, तो चाइना अपना जो ओपोनेंट यानी एनिमी है उसके पास 55% है, मतलब 55 न्यूक्लियर पावर हाउस है, तो अपने पास 22 ही क्यों है, इतने कम? रक्षा मंत्री समर सिंह, इसका जवाब दीजिए। हमारे पास अभी इनफ बजट नहीं है जिससे हम न्यूक्लियर पावर प्लांट बना सकें। मेरा दूसरा प्रश्न है कि देश के पास 3.9 मिलियन गन्स है, चाइना हमारा ओपोनेंट है उनके पास 27 मिलियन गन्स है, अपने पास इतने कम क्यों है उनसे? गन्स तो इतनी महंगी नहीं होती है। हमारे पास अभी गन्स इसलिए इतनी कम है क्योंकि हमारे पास फ्रांस का राफेल जेट है जिससे हम चाइना से आसानी से लड़ाई भी कर सकते हैं। देश में इतने आतंकवादी हमले होते हैं जिसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देश में सैनिक इतने उसमें घायल होते हैं, मरते हैं और कुछ लोग भी मर जाते हैं। मेरा ये सुरक्षा मंत्री से एक और प्रश्न है। कन्नौज भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या हो गई, जब तक तुम्हारी सरकारी सुरक्षा सुरक्षित नहीं है तो जनता की क्या सुरक्षा करोगे तुम लोग? व्यास जी, हम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि किसान आत्महत्या हमारे कारण कर रहे हैं। किसानों को उनकी फसल का अच्छा भाव नहीं मिल रहा है, वो इसीलिए कर रहे हैं। ऐसा आप पक्के से कह सकते हैं क्या? हाँ, जैसे कि पहले सोयाबीन 6,000 रुपये कुंटल थे, अब किसानों का 4,000 रुपये कुंटल हो गए सोयाबीन के भाव। तो उससे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इसका आप कैसे बोल सकते हैं? एक ही किसान उसी से आत्महत्या कर रहे हैं।
सब भाव मिल रहे हैं। आप मार्केट में जाइए, मार्केट में देखिए, यहाँ खड़े खड़े आपको नहीं पता चलेगा कि उनको भाव कितने मिल रहे हैं। वो आत्महत्या इसलिए भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि उनको भाव मिल रहे इस कारण। अगर एक किसान के पास 2 एकड़ जमीन है और उसके घर में रहने वाले 10 लोग हैं, अब 2 एकड़ जमीन में हम उसको खेती करने के लिए सीड्स वगैरह उतनी ही दे सकते जितनी 2 एकड़ में लगे। अब 2 एकड़ से वो उतना ही अनाज निकालेगा जितना निकल सकता है, तो उससे वो 10 लोगों का पालन पोषण नहीं कर सकता। तो ये उसके दिमाग में उसके घर के लिए लेके उसको दिक्कत होती है। इस कारण भी कई किसान आत्महत्या करते हैं। आप कैसे बोलेंगे कि किसान ने इसी कारण आत्महत्या की, उसके जिम्मेदार हम हैं? कि आप लोग वुमेन्स एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आप मुझे यह बताइए कि हमारे देश में महिलाएं कितनी सुरक्षित है। आधे दिन हमें कैसे कैसे केस सुनने को मिलते हैं। आप अभी जो हाल ही में जो केस हुआ है कोलकाता का, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और महिला कितनी सुरक्षित है हमारे देश में, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, महिला बाल विकास मंत्री राघव पाठक इसका जवाब दीजिए। सर्वप्रथम आप बात कर रहे हैं महिला सुरक्षा की, तो हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ पे सभी लोग अपना मन लगाकर काम करते हैं, वो अपना रोजी रोटी प्राप्त करते हैं। अब वहीं हम हमारी पुलिस सिक्योरिटी की बात करें तो पुलिस सिक्योरिटी वो इतनी पावरफुल है कि वो पूरे दिन रात काम करती है। अब यदि किसी स्त्री के साथ कोई दुर्घटना हो रही है तो वो खुले में नहीं होगी, वो बाहर ही अंदर ही होती है कई बार। यदि आप बोले कि दिल्ली का केस अलग था कि जहाँ लड़की के ऊपर खुला वार किया गया, तो उस समय आपसे मेरा एक प्रश्न है। उज्जैन का फर्जी पुलिस वाला SI DSP 20 लाख तक पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ा, इसके बारे में आप क्या? हमने महिलाओं के ऊपर बहुत सारा डेवलपमेंट किया है। आपने प्रेसिडेंट तो बना दिया महिला को, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि लोकसभा में अभी सिर्फ और सिर्फ 14% ही महिलाएं क्यों हैं, बाकी क्यों नहीं है? देखिए, अगर भारत में स्त्रियां एजुकेटेड नहीं हो रही तो वो उनकी या तो आर्थिक समस्या है या तो कुछ और समस्या है। जितनी औरतें एजुकेट हो रही हैं, हम उनको, अगर वो क्वालिफाइड हो रही हैं तो हम भी मैं स्पीकर महोदय के माध्यम से वित्तीय मंत्री से और शिक्षा मंत्री दोनों एक प्रश्न पूछना। शिक्षा मंत्री का शिक्षा मंत्री कौन है? जैसे कि हमें पता है कि हमारे भारत में पहली से 8वीं तक शिक्षा मुफ्त में मिलती है, मगर पहली से 10वीं तक ही क्यों नहीं? अगर पहली से 8वीं तक मिलती है तभी भी हमारे भारत में 74% ही लोग शिक्षित है, जबकि बांग्लादेश दुनिया का सबसे गरीब देश है, जो भारत से भी गरीब है, वहाँ पे भी 76% लोग शिक्षित है। तो इसमें जिनके पास पैसे नहीं होते उसके कारण वो शिक्षित नहीं हो पाते, 10वीं पास नहीं हो पाते। अगर उनको अच्छी नौकरी चाहिए तो 10वीं पास रहना जरूरी है, जिसके कारण भारत में शिक्षा की बहुत कमी है। और मैं यही प्रश्न वित्तीय मंत्री से पूछना चाहूँगा। संविधान में हर एक रोल एक्ट सब दिया है, और जैसे कि अभी हम फ्यूचर में बेल जैसे उसमें डिस्क्रिमिनेशन होता है वो हम हटा देंगे, तो करप्शन पूरी तरह से हटा देंगे। कब हटाऊंगा? फ्यूचर में सुनाई नहीं दिया? आपसे पूछे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आपकी सरकार ने भारत में गरीबी, बेरोजगारी और असमताओं को खत्म करने के लिए क्या कदम उठाए हैं, और इन समस्याओं का हल करने के लिए भी आपकी सरकार की क्या राजनीति है? मनरेगा का नाम सुना है आपने? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम हर जगह लागू नहीं होती। क्या हर जगह लागू नहीं होती? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी, और अभी हम और योजनाएं ला रहे हैं, उनके बारे में आपको पता है?
कब लाओगे? एक हमको अभी चाहिए, हमको इस टाइम प्रेजेंट में चाहिए, फ्यूचर में नहीं। अभी तो जो प्रश्न पूछे So first of all, Honorable Speaker, I rise to introduce this three laws bill which seeks to modernize and replace the outdated provision of the Indian Penal Code and better address the evolving needs of our criminal justice. The introduction of the Bharatiya Nyaya Sanhita BNS and Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita BNS and Bharatiya Saksha Adhiniyam BSS on July 1st, 2024 marks a significant shift in India's criminal law framework. This law replaced the colonial era Indian Penal Code IPC, the Code of Criminal Procedure CRPC and the Indian Evidence Act IEA. Here's a brief overview of the new laws. First, Bharatiya Nyaya Sanhita BNS. This is the new criminal code that governs the substantive criminal law in India, replacing the IPC. Second, Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita (BNSS). This law replaced the CRPC and deals with the procedural aspect of criminal law. Bharatiya Saksha Adhiniyam (BSA). This new law replaced the Indian Evidence Act and governs the admissibility of evidence in criminal law. विपक्ष वाले नो लेकर वोटिंग करेंगे। विपक्ष वाले महासचिव जी वोटिंग कलेक्ट करें। पूछना क्या पूछना है? बस ऐसे ही सिंपल दे दो। यस लिखना है सब। अभी तक ना हो रहा। यस वालों की संख्या अधिक है, यस वालों की संख्या अधिक है, यस वालों की संख्या अधिक है। बिल पास।